हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगता है कि ये ज्योग्राफी की जो जीएस पॉइंटर सीरीज है ये आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है जो हम लोग कवर कर रहे हैं। और घबराने की बात नहीं है दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी को जिस तरह से हिस्ट्री को कवर किए हैं अच्छे से, उस तरह से ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये तो ओवरव्यू मैं इसलिए तैयार करके दे रहा हूँ ताकि आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं नज़दीक, उस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर रहो। और थोड़ा सा टाइम भी नहीं अपने पास, इस वजह से इस पीडीएफ को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करूं नॉलेज की, तो आपको पर्याप्त ज्ञान मिल रहा होगा क्योंकि हर एक टॉपिक पे हम लोग बराबर फोकस कर रहे हैं। तो अगर पूरा का पूरा ये जीएस पॉइंटर सीरीज अगर आप देख लोगे ना, तो विश्वास करो कि आप जल्दी ही सब के सब सब्जेक्ट को कवर कर लोगे। तो आज से ही हो सकता है कि मैं आपको पॉलिटी का जीएस पॉइंटर भी दूंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सको। ठीक है, आइए, आप देख रहे हैं स्टडी 91 चैनल। एक बार बता दूं क्योंकि इस पे जो है कोई इमेज नहीं लगा सकता मैं। ठीक है, स्टडी 91 चैनल। ठीक है, और यदि आप अलग से कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढ करके पढ़ सकते हैं। देखिए, आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है ना, ये है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। और इसके अलावा हम लोग कवर करेंगे जनजातियों के बारे में। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं दोस्तों राज्य के बारे में, और देखते हैं कि राज्य को लेकर के कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। सिंपल सा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि लातूर जिला किस राज्य में? लातूर, तो याद रखिए लातूर जो जिला है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है लातूर जिला। और अरे सुने होंगे आपने, लातूर का नाम कई बार सुना होगा। ठीक है, महाराष्ट्र का फेमस जिला, महाराष्ट्र का जो फेमस जिला उसमें कितने का नाम आता है? लातूर हो गया, विदर्भ क्षेत्र है, इसके बाद औरंगाबाद हो गया और पुणे हो गया। ये सब जो वहाँ के थोड़े से फेमस हैं, जहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो कि अंग है किसका? तो ये महाराष्ट्र का अंग है। तो विदर्भ का नाम हम लोग सुनते हैं कब? अगर महाभारत काल में चले जाएंगे तो वहाँ पे विदर्भ का नाम हमको सुनने को मिलता है। तो याद रखिए ये भी महाराष्ट्र का ही अंग है। पाट अंचल, ऐसे पाट रीजन पूछता है। मैंने नेट पे ढूंढा कि पाट रीजन में कुछ अलग से भी दिया है क्या, तो कुछ अलग नहीं मिला। बस सिंपली इन लोगों का नाम है और फेमस थोड़े से हैं, इस वजह से दे दिया है। ठीक है, और सबके सभी अच्छे अच्छे औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो पाट अंचल जो है ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? रांची। झुमरी तलैया, नाम सुना होगा आपने, झुमरी तलैया। ये रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है और ये भी कहाँ पर है? झारखंड में है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग ये लोगों को समझ में आता है कि जो झुमरी तलैया है वो पश्चिम बंगाल में है। नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के ठीक पास में ही पड़ता है, बिल्कुल पास में ही है। वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा नहीं होगा, 100-200 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी। तो इस वजह से लोग कन्फ्यूज होकर उसको पश्चिम बंगाल समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो झारखंड में है। ठीक है, भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है थोड़ा सा। भारत का कोहिनूर कहा जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश को। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या समझ लेते हैं ना कि कोहिनूर का हीरा कोलार की खान से निकला, मतलब कर्नाटक को, तो गलती से अपने आप टिक क्या कर लेते हैं? कर्नाटक को। आप गलती मत करिएगा, आप ये ध्यान रखिएगा कि कोहिनूर का हीरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तेलंगाना के बट जाने के बाद अभी तो राजधानी हैदराबाद ही है, और एक नई राजधानी भी सृजन किया जा रहा है वहाँ पे, जिसका नाम है अमरावती। ध्यान दीजिएगा। अगला है मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो मणिपुर ऑलरेडी पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? इम्फाल है, याद रखिएगा। नागालैंड के ठीक नीचे है मणिपुर, और नागालैंड के ठीक ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डर बनाता है किसके साथ? तो म्यांमार के साथ। और इसका अधिकांश धरातल जो है वो पर्वतीय है। गारो खासी जयंतिया वगैरह की पहाड़ी बिल्कुल पास से गुजरी हुई हैं, तो पूरा का पूरा पर्वतीय एरिया ही है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतीर्ण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। तो उन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो फूमडी बोला जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे द्वीप है ना जहाँ पे लोग इस तरह से घर बना के रहते हैं। आप एक बार नेट पे सर्च करेगा फूमडी, आपको इतना अटपटा लगेगा ना कि वाकई लगेगा कि जैसे ठीक आप जनजातियों के बीच में आ गए। ठीक है, एकदम आदि मानव वाली जैसे स्टाइल में रहते थे ना, एकदम वैसे आ जाएंगे। तो फूमडी, उन द्वीपों को क्या बोला जाता है? फूमडी, याद रखिएगा। भारत में सिलिकॉन स्टेट, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखिए दोनों प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, और हमारे एग्जाम में आता है तो हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? अगर आपसे पूछे सिलिकॉन स्टेट मतलब राज्य के बारे में पूछे तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक। लेकिन अगर आपसे पूछे सिलिकॉन वैली तो आपका उत्तर होगा बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु भी कर्नाटक के अंदर ही है। तो क्वेश्चन देखिएगा वहाँ क्या बोला है, सिलिकॉन स्टेट और सिलिकॉन वैली। ठीक है, आगे देखिए, सही सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है? ऑलरेडी सुमेलित है यहाँ पर। औरंगाबाद, अभी मैंने पीछे ही आपको इंडिकेट किया था कि औरंगाबाद हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया। अच्छा, नागपुर और छोटा नागपुर दो हैं।
कंफ्यूज नहीं होते ना। एक नागपुर तो महाराष्ट्र में है, छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड में है। तो ये गलती आप कभी मत करिएगा कि छोटा नागपुर का पठार आप शो कर दो कहाँ पे, महाराष्ट्र में, वो गलती मत करिएगा। नागपुर जो ज़िला है वो कहाँ पर है, तो ऑलरेडी आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और छोटा नागपुर जो है ज़िला नहीं, ये पठार है छोटा नागपुर का, तो वो जो है आपका झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। औरंगाबाद ये आपका महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद में किसने बसाया था, औरंगजेब ने, ठीक है। और यहीं पर जो है बीबी का मकबरा वगैरह बना हुआ है, जिसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। पालनपुर, पालनपुर कहाँ पर है, ये गुजरात में है पालनपुर, ठीक है। हुबली, हाँ ये अच्छा प्रश्न है। देखो ये दोस्तों है हुबली, एक और नाम इसी से मिलता जुलता है, उसका नाम है हुगली, हुगली। तो हुगली दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। और हम बात करें हुबली का, तो हुबली कहाँ पर है, कर्नाटक में, ध्यान रहेगा आपको ना। देखो इसी तरह से गलती होता है, मैं आपको इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ, जो मुझे याद आ जा रहा है कि आप गलती मत करना, ठीक है। हुबली कर्नाटक में है और हुगली पश्चिम बंगाल में है। गुंटूर जिला तो आप वाकिफ़ होंगे गुंटूर जिले से, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, ओके। तो ये कुछ जिलों का नाम दिया जहाँ से प्रश्न आता है। इसके अलावा फिर थोड़ा से और प्रश्न है, उसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ दे रहा है सही सुमेलित है। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो सिंपल सी बात है। छोटा नागपुर का पठार अभी मैंने पीछे ही आपको समझाया अच्छे से कि ये जो है झारखंड में है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, बता रहा हूँ क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए कोई पर्वत ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से बादल है। अब ये बादल आ रहा है इधर और इधर टकरा करके यहीं पे क्या कर दे रहा है, वर्षा कर दे रहा है, इधर ही वर्षा कर दे रहा है। इसके इस साइड में वर्षा नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से इसको हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। मतलब पर्वत के एक साइड में वर्षा हो जाए, दूसरी साइड में ना हो पाए, तो वही क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश भी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं पर जो है 7 टापू 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर कौन सा है, मुंबई। तो पूरी की पूरी पहाड़ी है, तो पहाड़ी के दूसरे साइड में वर्षा ज़्यादातर नहीं हो पाती, इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश भी यहाँ देखने को मिलता है। कर्नाटक, मलनाड, मालनड, एक्चुअली मालनड, मालनड तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कर्नाटक में जो है वो मलनाडु है, मालनाडु, ठीक है। मालनाडु जगह का नाम मालनड नहीं है, यहाँ पे मालनाडु होना चाहिए। देख लेना एक बार आप लोग, माल हो सकता है अलग भी हो, नहीं अलग तो नहीं होना चाहिए, मालनाडु ही होगा, ठीक है। कर्नाटक में जगह है मालनाडु, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। जैसे आपका ऊटी वगैरह है ना घूमने लायक जगह, उसी तरह से मालनाडु बहुत ही अच्छा जगह है, कर्नाटक में पड़ता है मालनाडु, ओके। अच्छा भैया अगला प्रश्न दे रहा, अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक। अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है, मतलब पूछ रहा है कौन दिल्ली एनसीआर में शामिल है। कहाँ पर, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में क्या होता है दोस्तों कि दिल्ली तो संघ शासित राज्य है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में भी है, और इसके अगल बगल के जो क्षेत्र हैं उनको शामिल कर दिया गया एनसीआर में। जैसे नोएडा, नोएडा कहाँ का हिस्सा है, नोएडा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन नोएडा गाजियाबाद को कहाँ हमने शामिल कर लिया है, वो दिल्ली के एनसीआर वाले क्षेत्र में शामिल है। उसी तरह से मेरठ, वो भी दिल्ली एनसीआर में शामिल है। तो दिल्ली के आसपास के लगभग 200 किलोमीटर के क्षेत्र के जो जगह हैं उनको दिल्ली एनसीआर में कवर किया गया, कहीं 200, कहीं 150, कहीं 80, अलग अलग है, आप लोग कन्फ्यूज मत होना उसको लेकर के। तो पूछ रहा है कि कौन से, जैसे नोएडा शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, और कौन सा शामिल है, तो आप उसको बोल सकते हैं मेरठ, मेरठ शामिल है। उसी तरह से पूछ रहा है कि ये ऊपर जो 3 दिए, अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक में एनसीआर में कौन कौन शामिल है। तो खुर्जा ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। खुर्जा दोस्तों ये बुलंदशहर पड़ता है, बुलंदशहर का नाम सुना होगा ना, बुलंदशहर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, बुलंदशहर में ही पड़ता है खुर्जा। खुर्जा जो है ये एनसीआर में शामिल किया जा चुका है। करनाल ये हरियाणा में पड़ता है, करनाल, और करनाल में कौन है, दुग्ध वाली डेयरी थी ना करनाल में, ठीक है। तो याद रखिएगा करनाल, और इसके बाद रोहतक, ये भी आपका हरियाणा में है। तो दोनों का दोनों ही आपका हरियाणा में है और ये वाला उत्तर प्रदेश में है। तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं ये शामिल हैं दिल्ली एनसीआर में। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा है अंबाला का, अंबाला भी दोस्तों कहाँ पड़ता है, भी हरियाणा में ही पड़ता है अंबाला। अंबाला को अभी शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये लगभग 200 किलोमीटर के से अधिक दूरी पर बसा हुआ है, 200 सवा 200 के आसपास है। तो अभी यहाँ तक अभी इसको शामिल नहीं किया गया। आने वाले समय में चांस है, प्रोजेक्ट रखा गया है कि नहीं अंबाला को भी दिल्ली एनसीआर में शामिल कर लिया जाए, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा अंबाला नहीं शामिल है, बाकी सब शामिल है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है
कौन कौन से हैं? तो हरियाणा मैंने बता दिया, हरियाणा के बहुत सारे जगह शामिल हैं। जैसे हरियाणा में अगर मैं बात कर लूँ तो ऊपर करनाल दिया था, रोहतक दिया था, इसके अलावा गुड़गांव, ठीक है ना, गुरुग्राम जिसका नाम बदल के रख दिया गया गुरुग्राम वगैरह, हुडा सिटी वगैरह, वो सब वहीं पे पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत फेमस वो है, क्या बोलते हैं जो लोग बिल्डर होते हैं, डीएलएफ, वो हरियाणा का बहुत फेमस है, डीएलएफ एरिया, उसका नाम ही डीएलएफ। तो वो सब का सब जो है वो आपका दिल्ली एनसीआर में है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग भी दिल्ली एनसीआर में शामिल किए गए हैं। तो अगल बगल के राज्य हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है, कितने राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगी? तो याद रखिए 5 राज्यों से। एक साइड वो गुजरात को टच करता है, दूसरे टाइप राजस्थान को टच करता है। होता है क्या है ना, देखो ये ऐसे करके ये गुजरात था और यहीं से राजस्थान है, और यहाँ ये ऐसे करके मध्य प्रदेश है। तो इधर से वो गुजरात को भी टच कर लेता है और इधर से आपका राजस्थान को टच कर लेता है। और मध्य प्रदेश को ही छोटा करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। और उत्तर प्रदेश के साथ तो लंबी चौड़ी सीमा बांधता है। अरे भाई झांसी के आगे जाओगे तो फिर क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा ना, ग्वालियर से, ठीक है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो झांसी के आगे जैसे ही भी जाओगे ललितपुर से आगे बढ़ोगे तो आपका ग्वालियर वाला जगह आ जाएगा। तो वो पूरा का पूरा एमपी ही नीचे, तो एमपी हो गया। और इधर महाराष्ट्र, इस साइड से क्या करेगा, वो महाराष्ट्र को टच कर लेता है। तो यहाँ याद कर लो राजस्थान, और इधर हो गया गुजरात, इधर हो गया महाराष्ट्र, और इधर साइड क्या है, ऊपर साइड आपका उत्तर प्रदेश है। और मध्य प्रदेश से कट कर ही छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ को जो है सीमा लगेगी। तो ये हो गए कुल 5 राज्य। फिर पूछ रहा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, दूसरे नंबर पे दोस्तों मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे जाके उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा ये क्रम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। कौन सा स्थान है? तो याद रखिए चौथा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा, जनसंख्या में तो बात ही छोड़ दीजिए। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, अच्छा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सेट करिए, ठीक है। अवरोही माने जो घटते हुए क्रम में आपको लगाते जाना। तो सबसे बड़ा जो है इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ है, फिर ठीक है, फिर उसके बाद जो है झारखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। उत्तराखंड सबसे छोटा है इन चारों में उत्तराखंड छोटा है, ठीक है। सबसे छोटे में ऐसे नहीं समझ लेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वो बड़ा है, और झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। और अगर हम बात करें इसके निर्माण की, कौन कौन से राज्य बनाए गए थे, तो याद रखिएगा 36 उत्तर झार मतलब सबसे पहले छत्तीसगढ़ को अलग करके बनाया गया राज्य, उसके बाद उत्तराखंड को, उसके बाद जो है झारखंड को। 36 उत्तर झार, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम सेट करिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा राजस्थान था नंबर 1 पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, ये तो फिक्स थे। नंबर 2 पे एमपी था, तो एमपी यहाँ पे है नहीं, मध्य प्रदेश है नहीं, तो ठीक है। नंबर 3 वाला महाराष्ट्र यहाँ पे 2 नंबर पे आ गया। कर्नाटक जो है याद रखिएगा महाराष्ट्र से छोटा है 3 नंबर पे, और तमिलनाडु तब जाके आएगा चौथे नंबर पे। यहाँ पे जो दिया उसके आधार पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए देखिए अब ये रटने वाली बात नहीं है। अगर आप लोग भारत का मैप देखोगे उठा के, तो मैप में देखने मात्र से आपको एहसास हो जाएगा कि किसका स्थान पहले आना चाहिए, किसका बाद में आना चाहिए। तो उसके लिए मैप आपको याद रहना चाहिए, और अगर मैप याद नहीं है तो फिर उसके लिए आप याद करो, कोई रास्ता नहीं उसका। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? अरे यार, वो राजस्थान से सबसे बड़ा 1 नंबर पे, मध्य प्रदेश 2 नंबर पे, उत्तर प्रदेश इन चारों में देखोगे तो 3 नंबर पे आ जाएगा। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश से ही काट करके उत्तराखंड बनाया गया था, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जिन 3 राज्यों में समाहित है, उन 3 राज्यों का नाम बताइए। जो पहला, दूसरा, तीसरा था वही राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों को मिला देंगे तो भारत का 30% एरिया जो कवर करते हैं लोग। जहाँ भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में जनसंख्या में तीसरा, ठीक है, और क्षेत्रफल में 12वां, तो वो राज्य है बिहार, ठीक है। ओके, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो कितने राज्यों से सीमा को टच करता है? तो याद रखिए ऊपर पहले हिमाचल प्रदेश को टच करता है और हरियाणा को, याद रखिए दोनों लेकर चलिएगा, और उसी के ठीक नीचे दिल्ली को टच करेगा, ठीक है। लाइन से मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में, इस तरह से है। तो इधर दोस्तों सब, इधर तो पहले काट करके अलग कर दिया गया था उत्तराखंड को, तो इधर तो उत्तराखंड हो गया, ठीक है। फिर इधर आपका जो हो जाएगा
हिमाचल हो जाएगा, हिमाचल, फिर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, फिर हो जाएगा दिल्ली। नीचे जाएंगे जब आगरा से और आगे जाएंगे ना तो वहाँ पड़ जाएगा राजस्थान। और नीचे मैंने आपको बता ही दिया था कि झांसी से आगे निकलोगे तो एमपी। इधर साइड आओगे सोनभद्र जो जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला दोस्तों 4 राज्यों को टच करता है। पहले टच करता था बिहार एवं मध्य प्रदेश को, बाद में बिहार को काट करके क्या बनाया गया, झारखंड बनाया गया, तो भी टच करता है। और मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, उसको भी टच करता है। तो जो अकेले सोनभद्र है वो 4 स्टेट को टच करता है। किसको किसको, बिहार, और बिहार को काट करके बना क्या, झारखंड, दोनों को, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश को काट के बना क्या, छत्तीसगढ़, उसको भी। 4 स्टेट को ये अकेले टच करता है। तो नीचे से समझ में आ गया होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। तो समझ में आ गया, कुल मिला के कितने हो गए, तो कुल मिला के 9 हो गए। केंद्र शासित वाले को लेकर के 9 हो गए, मतलब 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इनको टच करता है उत्तर प्रदेश। और एक देश को भी टच करता है, नेपाल, ठीक है। सोनौली, सोनौली पड़ता है गोरखपुर के आगे जाएंगे, सोनौली पड़ता है। सोनौली के आगे जाएंगे तो आप कहाँ पे एंट्री कर जाओगे, नेपाल में। पूछ रहा है असम घिरा हुआ है, कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो असम जो है दोस्तों 7 राज्यों से घिरा हुआ है। असम, सिक्किम मत समझिएगा, ये ऊपर वाला सिक्किम मत समझिएगा, असम पूछ रहा है। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं मिलती है, तो ये आपको बताना है। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं मिल पाती है। छत्तीसगढ़ काट करके किससे बना हुआ है, मध्य प्रदेश से कटा। अब बिहार से मिल जाती है, लेकिन बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर बना देता है कौन, झारखंड। कौन बना देता है, पहले मिलती थी, सन 2000 के पहले मिलती थी, जब ये स्टेट अलग से नहीं बने थे तब मिलती थी। क्यों, क्योंकि तब भाई बिहार बटा नहीं था, अभी बिहार को झारखंड काट दिया गया नीचे से, तो इस वजह से बिहार के साथ नहीं लग पाती है। बाकी छत्तीसगढ़ की सीमा पता है इतना बड़ा है ना छत्तीसगढ़ में, सेंटर मिला करके, कि बाकी बिहार को छोड़ करके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और एक साइड महाराष्ट्र के साथ, ठीक है ना। आगे देखिए, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से माध्य समुद्र तल की ऊंचाई अधिकतम है, ठीक है। अधिकतम इसमें से किस में होगा, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। अच्छा आप लोग एक चीज़ समझिएगा, पता है मैं पढ़ाते समय ये केयर नहीं करता हूँ कि प्रश्न का उत्तर क्या दिया हुआ है, मैं पहले अपना फोकस प्रश्न पे करता हूँ। तो मैं चाहूँगा आप भी अपना फोकस पहले प्रश्न पे किया करें। हमको पता है कि यहाँ पे उत्तर दे रखा है और आप देख के बोल दोगे बेंगलुरु है, फिर राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है, तो ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। समझो क्या बोल रहा है, बोल रहा है दिल्ली। दिल्ली मतलब तुरंत आपके दिमाग में फोकस होना चाहिए, तुरंत भारत का मिड पॉइंट दिल्ली। जोधपुर जैसे बोला तुरंत आपका दिमाग राजस्थान में जयपुर के आगे, अजमेर के आगे जोधपुर पड़ता है, वहाँ जाना चाहिए। नागपुर की बात कर रहा है तो छोटा नागपुर, पठार तो बोल नहीं रहा, नागपुर बोलना मतलब महाराष्ट्र की बात कर रहा है। बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में बात कर रहा है। पूछ रहा है इनमें से माध्य समुद्र तल की ऊंचाई अधिकतम है किसकी, तो याद रखिए बेंगलुरु की। अब मैं बता दूँ क्यों, तो याद रखिए बेंगलुरु जो है दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्रों पर बसा हुआ जगह है। कहाँ पर है, पर्वतीय क्षेत्रों पर बसा हुआ जगह है। हालांकि दिल्ली भी पर्वतीय क्षेत्र पर है, लेकिन अवशिष्ट पर्वत है कौन सा, अरावली के अवशिष्ट वाले हिस्से पर है, तो उतनी ज़्यादा ऊंचाई वहाँ पर नहीं है समुद्र तल से। जोधपुर, नागपुर की भी उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन बेंगलुरु कर्नाटक पूरा का पूरा एक मतलब पर्वतीय क्षेत्र पर बसा हुआ है। कर्नाटक बहुत ज़्यादा पर्वत है और ऊपर का जो बेंगलुरु है ये काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है, इस वजह से जो है ये अधिकतम है। तो वो चीज़ मैं कोरिलेट करके सोच रहा था कि क्या करूँ। मेरे दिमाग में हालांकि आया है कि दिल्ली भी हो सकता है, लेकिन फिर आया कि यार दिल्ली की ऊंचाई उतने ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है। हम तो गए हैं प्रेसिडेंस हाउस वगैरह, तो उतना ज़्यादा तो देखने को मिलता नहीं। अभी आप यूपी से दिल्ली जाओगे तो लगता है क्या पहाड़ पे चढ़ रहे हो, लगता है नहीं लगता है। तो उस तरह से समझ के निकाला करो उसका आंसर। आगे दे रहा है दोस्तों कि राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए कौन सा कथन सही है, तो वो कथन देख लीजिए। करा ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। बिल्कुल यार, राजस्थान में सोचो कितनी आबादी रहती है, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ही है और विश्व का सबसे घना मरुस्थल भी है। थार का मरुस्थल बोलते हैं। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है और जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे इसको आप याद कर लो, समझ लो, और समझना क्या है समझा दे रहा हूँ आपको। बात कर रहा है दोस्तों राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है, और आपको पता होगा कि जयपुर तक का क्षेत्र तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जब जयपुर से आगे जाएंगे, अजमेर से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जोधपुर साइड में ना, जोधपुर, जैसलमेर, तो उधर आपको जो है मरुस्थल देखने को मिलेगा।
ठीक है। पुष्कर वगैरह जाते होंगे, पुष्कर वगैरह अगर गए होंगे, पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है कहा जाता है, ठीक है। पुष्कर में मेला भी लगता है, बहुत अच्छा मेला लगता है, और पुष्कर झील भी उसी के पास है। तो ध्यान दीजिएगा कि उन सब क्षेत्रों में जो है मरुस्थल देखने को मिलता है। ये मरुस्थल जो है 10,000 वर्ष पुराना है, और यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप भी बहुत ज़्यादा होता रहा है, और 40 से 60% ही जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। और हालांकि अब जो है चारागाह वाली भूमि को कम करके कृषि वाली भूमि को बढ़ाई जा रही है धीरे धीरे। तो यही चीज़ दे रहा है, और कुछ यहाँ पे नहीं है। इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी बात और करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपके मोबाइल पर जो है सही ढंग से ये चीज़ आती रहे। भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से। पहला क्या दे रहा है विशेषता, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। उत्तरी राजस्थान मतलब राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें अक्षांश की, ये अगर अक्षांश की बात कर रहा है और राजस्थान से होकर जाने वाली बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है कर्क रेखा की, हैं, तो कर्क रेखा भी जाता है। हालांकि उत्तरी अक्षांश तो कर्क के ऊपर भी जा सकता है, भाई इंडिकेट तो किया नहीं है फिलहाल। और पढ़ते हैं, इसका 80% क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है, मतलब बहुत ज़्यादा वनावरण है, ठीक है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। वो राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। पता है अगर यहाँ उत्तर न दिया होता तो भाई उधर के एक राज्य है वहाँ मिजोरम। मिजोरम में दोस्तों 95% वनाच्छादित है। मिजोरम लगभग 90% से अधिक जो वनाच्छादित है, लेकिन यहाँ 80% की बात कर रहा है। तो मिजोरम भी आप कर सकते थे फिलहाल, ठीक है, क्योंकि 80% से अधिक बोलना है, तो अधिक में तो भाई 95 भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अरुणाचल आप याद कर लो। और सही बताऊं तो अगर ये प्रश्न इस तरह से आ जाए ना, तो इनको समझ करके टिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह की जो खूबियां हैं वो कई सारे राज्यों में, जैसे मैंने बताया ना मिजोरम में भी है। और ये कोई अक्षांश रेखा डिक्लेयर तो कर नहीं रहा है कि कर्क रेखा की बात कर रहा हूँ कि नहीं, चलो 82.5 की बात कर रहा हूँ, या किसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी 82.5 कर रहा हूँ यार, 82.5 तो GMT रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं ना कर्क रेखा, तो इंडिकेट तो कर नहीं रहा। इस वजह से यहाँ पे अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाएं तो ऐसे ही प्रश्न हाईकोर्ट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के लोग आपत्ति करते हैं कि आप बताइए किस रेखा की बात करो, यहाँ इंडिकेट तो किए नहीं, किसी एक रेखा को इंडिकेट करते तो शायद आप पर्टिकुलर सही उत्तर देते। फिलहाल जो भी हो, आगे देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो 7 बहनों का पश्चिम बंगाल को नहीं शामिल करते 7 बहनों में। बाकी आगे जाओगे सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, ये जो 7 राज्य हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। वर्ष 1953 में 1853 में ट्रेन चली थी, याद है ना, डलहौजी के समय में। ये 1953 की बात कर रहा है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी, तो कुर्नूल राजधानी कहाँ थी, कहाँ पर थी, उसकी राजधानी कुर्नूल थी। बाद में शिफ्ट की गई कहाँ पे, हैदराबाद, ठीक है। सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं, तो उत्तर प्रदेश में भाई 75 जिले हैं। सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश में। कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है कितने राज्य, तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, बिहार से कटा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये चारों को चारों जो है टच करते हैं किसको, सोनभद्र को। 4 दक्षिणी राज्य मतलब नीचे वाले, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, चारों हैं दक्षिणी राज्य। में से अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा किस स्टेट को टच करते हैं, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये दोनों के दोनों जो है सबसे ज़्यादा स्टेट को टच करते हैं। बाकी केरल और तमिलनाडु, तो केरल दोस्तों ऊपर से देखोगे कर्नाटक, बगल से तमिलनाडु को, केवल 2 को टच करता है। ऐसे में अगर हम तमिलनाडु की बात कर दें तो वो करता है केरल को, कर्नाटक को और आंध्र प्रदेश को, 3 को टच करता है। बाकी अगर हम बात करेंगे कर्नाटक को, तो कर्नाटक से नीचे केरल तक को टच कर देगा, एक तरफ तमिलनाडु को टच कर देगा, एक तरफ गोवा को टच कर देगा, दूसरी तरफ महाराष्ट्र को टच कर देगा, तो ज़्यादा हो गया ना। और इसी तरह आंध्र प्रदेश देखेंगे तो ऊपर उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को, महाराष्ट्र को, तेलंगाना को, तो ये ज़्यादा को टच करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये दोनों जो है अधिक को टच करते हैं। तेलंगाना राज्य सीमा बनाता है किसके साथ, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ। ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा जो तेलंगाना है ये उड़ीसा से नहीं टच करेगा। आंध्र प्रदेश उड़ीसा को टच करेगा, लेकिन तेलंगाना उड़ीसा को टच नहीं करेगा, वो दूसरे साइड से कट जाता है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है, मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो सब आपको पढ़ाया गया है।
इसके बाद जो है भारत की 29वीं राज्य तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है, तो हैदराबाद। एक नई राजधानी भी बन रहा है अमरावती, ठीक है। तो अभी आगे चल के अमरावती जो होगी वो आंध्र प्रदेश की राजधानी मान ली जाएगी और तेलंगाना हैदराबाद में ही रहेगा उसकी राजधानी। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर में से कौन सी राजधानी नहीं है, तो बेंगलुरु जो है राजधानी नहीं है। चंडीगढ़ ऑलरेडी केंद्र शासित प्रदेश है और राजधानी भी चंडीगढ़ है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की है। बेंगलुरु राजधानी नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद है सही सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। सिंपल सा है प्रश्न। असम का दिसपुर है, ये दीरापुर नहीं है दोस्तों, दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। नागालैंड के ठीक नीचे आपका मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। त्रिपुरा का नहीं दिया हुआ है, तो त्रिपुरा का मैं बता दूं, त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। सिक्किम का गंगटोक है। बार बार जब आप रीड करोगे, रिवाइज करोगे, तब आपको चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। आइए अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पहला प्रश्न दे रहा है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 7 है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो दिल्ली, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। इतना तो पता ही होगा आपको। अब अगर बात करें पांडुचेरी की, इसका नाम फिलहाल बदल के पुदुचेरी कर दिया गया है। तो पुदुचेरी कितने राज्यों में विभाजित, पता है? ये एक ऐसा स्टेट है, ये केंद्र शासित प्रदेश है जो जिसके ज़िले जो हैं 3 राज्यों में, एक तो खुद 4 राज्यों में, एक तो खुद पुदुचेरी भाई है तो केंद्र शासित राज्य ना, वहाँ पर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु को छोड़ दो तो दक्षिण भारत के जो 3 राज्य हैं, कर्नाटक को छोड़ दो तो दक्षिण भारत के जो 3 राज्य हैं, यहाँ पर पुदुचेरी के ज़िले पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप सोचोगे ना, ये नीचे ऐसा बना हुआ है, तो कुछ यहाँ पर है पुदुचेरी, दोनों साइड पुदुचेरी, इधर भी पुदुचेरी, इधर भी पुदुचेरी। तो अजीब नहीं है, बताओ अजीब है कि नहीं? तो इस तरह से है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। अरे त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। दमन दीव तो है, लक्षद्वीप भी है और आपका पुदुचेरी भी है, ठीक है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन कौन सा है, तो दमन और दीव खंभात की खाड़ी के पास स्थित हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये देखो गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है, और ये पॉइंट जो देख रहे हो यहाँ पे दमन है, दमन और दीव है। तो याद रखो, महाराष्ट्र में से आपको बाई ट्रेन आप यहाँ तक आ सकते हो, इसके बाद बोटिंग करके यहाँ तक जा सकते हो। तो दमन और दीव, राजधानी इसकी कहाँ पर है, दमन में है। सिलवासा किसकी राजधानी है, तो सिलवासा दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है, दादरा एवं नगर हवेली। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो 7 है, मैंने बताया था। तो दिल्ली, पांडिचेरी इधर आ जाएगा नीचे, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, मूंगा द्वीप जिसको बोलते हैं, दादरा एवं नगर हवेली, कुल 7 हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे क्या, देखिए अब टाइम पर्याप्त हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जनजातियों के ऊपर, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप पूरा का पूरा ज्योग्राफी सीरीज़ देखिएगा, ये मत देखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए क्या नहीं है, सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। आप देख रहे हैं स्टडी 91 चैनल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह आपको नए नए वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो हर तरह का जितने भी सब्जेक्ट है मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी सबका जीएस पॉइंटर लेके आऊँ, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और आप अच्छे अच्छे प्रश्नों को देख सकें और हल कर सकें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है दोस्तों, तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए। प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ आपसे एक विनती, एक निवेदन है कि प्लीज़ ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।